पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अवगत ही हैं कि आज आपकी लास्ट डेट है। समझिए, आज के बाद आपको सीधा एग्ज़ाम हॉल में जाकर समय मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वह आपके रिवीजन के तौर पे होगा, क्योंकि इससे पहले मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। कोई ऐसी टॉपिक नहीं जो बची हुई हो, अछूती हो आपसे। तो आप इसे सिर्फ रिवीजन के तौर पे देखिएगा। रिवीजन के तौर का मतलब यह है दोस्तों, इसमें मैं आपको वह सारी टॉपिक रिवाइज करा दूंगा जितनी आपने पीछे पढ़ी हुई है। तो इसलिए इसे अंतिम प्रहार के रूप में देखिएगा और आसानी से आप काम कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, समय ज़ाया ना करते हुए दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने पड़ा हुआ है, किससे? अधिगम अक्षमता से। किससे पड़ा हुआ है? तो यह है अधिगम अक्षमता से। तो अधिगम अक्षमता से दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एक पठनगत समस्या अस्ति। एक पठनगत समस्या है, मतलब वह ऐसी समस्या जिसके द्वारा बच्चे को पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है। पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह आपका है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है, इसमें बच्चे को पठन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? पठन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं बच्चे को पढ़ने में समस्या उत्पन्न होती है, वह पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसलेक्सिया। उसके बाद डिस्ग्राफिया दिया गया है। तो दोस्तों, बच्चों को लेखन संबंधी विकार जो उत्पन्न होता है वह डिस्ग्राफिया के कारण होता है। डिस्फोरिया मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि जब छात्र में छात्रा के लक्षण और छात्रा में छात्र के लक्षण दिखाई देने लगे, मतलब उनके जेंडर में दिक्कत आ जाए, समस्या आ जाए, आप पहचान ना पाएं, तो यह होता है आपका डिस्फोरिया। तो इसमें क्या होता है? जेंडर में समस्या। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का मतलब डिस्कालकुलिया लिखा गया है। तो डिस्कैलकुलिया में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें गणितीय संक्रियाओं यानी कि गणितीय समस्याएं आती हैं। बच्चे को इसमें गणितीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अब एक आता है आपका सेंसर इंटीग्रेशन आता है आपका। तो सेंसर इंटीग्रेशन जो होता है दोस्तों, सेंसर इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो आपका आता है, एक और आता है, कौन सा होता है? सेंसर इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो यह क्या किस में होता है दोस्तों? सेंसर इंटीग्रेशन। सेंसर का मतलब इंद्रिय। क्या मतलब होता है इसके? इंद्रिय जनित समस्या। इंद्रिय जनित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यह जानिएगा। इसी तरह से सेंसर आ गया तो सेंसर हो जाएगा, विजुअलाइज करके आ जाएगा तो दृश्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। विजुअल का मतलब क्या होता है? दृश्य संबंधी समस्या, देखने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बस आपको इतना ही देखना है। ये और 5 ये हो गए आपके। 5 के साथ एक और मैंने विजुअलाइज वाला जो बता रहा हूँ, विजुअल से संबंधित आपको कोई दिक्कत हो, विजुअल से संबंधित दिक्कत हो, दृश्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे कि विजुअल जहाँ दिख गया वहाँ दृश्य से संबंधित समस्याएं, देखने संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको सारी चीज़ें, प्रश्न नहीं समझिए कि पूरी टॉपिक आज को आपको कराता चलूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अभी नहीं देख पा रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके बाद में देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बहुत आसानी से आपको हल करने में मदद मिलेंगे। चलिए, कक्षायां लेखनस्य प्रारंभं कर्तुं शिक्षकः। कक्षा में लेखन प्रारंभ करते समय क्या करते हैं शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसमें देखिए, तो सब अब इसमें मैं आपको
चारों ऑप्शन पढ़कर बताने में ज़्यादा समस्या आ जाएगी। इसीलिए मैं आपको सीधे सीधे उत्तर, क्योंकि यह आपकी रिवीजन क्लासेस हैं, आपको देखते ही उत्तर लगा देना चाहिए। क्या है? विषयों पर ही मंथन, विषय पर पहले मंथन करके उसके बाद बच्चों को स्वतः अपने विचारों का निर्माण कराने का अवसर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? विषय पर मंथन या चर्चा करके बच्चों को या छात्रों को स्वतः विचारों या भावों को, अपने विचारों या भावों को प्रकट करने का अवसर देना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा इसमें? विषयोपरि मंथनम कृत्वा विचाराणाम निर्माणम कर्तुम छात्रान् निर्देशत या निर्दिशेतः। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब इसमें से देखिए, आपको ट्रिक जो बनानी है, इसमें समझना क्या है आपको? इसमें यह देखना है बच्चे को स्वतः ही अवसर देना चाहिए, अपने विचारों को प्रकट करने का। जहां पर बच्चे को आप अवसर दे रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे को वातावरण से जोड़ रहे हैं, यह सारी चीजें आपके बच्चे के फेवर में होनी चाहिए। बच्चे के फेवर में यदि आप शिक्षा दे रहे हैं तो वह शिक्षा सबसे उत्तम शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है? बच्चे को सर्जनात्मक कौशल, सर्जनात्मक का मतलब क्या होता है? सृजनात्मक कहिए, सर्जनात्मक कहिए, रचनात्मक कहिए, सृजनात्मक, सर्जनात्मक, रचनात्मक, अन्वेषणात्मक। जहां पर ऐसे अवसर प्रदान हो बच्चे को, वह उत्तर सबसे सटीक होगा और अच्छा होगा। तो इन सभी शब्दों को आप याद करके रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड बताए हुए हैं, ट्रिक्स बताए हुए हैं, आप उन सबको याद रखिएगा। रिवीजन जरूर कीजिएगा, नई चीज़ें पढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रयास मत कीजिए, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कंठस्थ कीजिए आप। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न, सुप्त इति पदे का प्रत्यय अस्ति। सुप्त, मैंने बोला था कि आपका जो अक्त प्रत्यय है, आपके पास जितने प्रत्यय हैं, एक प्रत्यय अक्त प्रत्यय है, एक अक्त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय है, अक्त्वा है। और उसके बाद अनियर है। कौन सा है? अनियर प्रत्यय है। अनियर के साथ साथ हो गया आपका ल्युट है। कौन सा? ल्युट है। उसके बाद ल्यप है। तो ये सारे आपके क्या हैं? आपके प्रत्यय हैं। तो अक्त्वा में, अक्त में क्या शेष बचता है? ता या ट। अब आप इसमें देखिए कौन सा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है अंत में? अंत में ता दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रत्यय हो गया? अक्त प्रत्यय हो गया। तुमुन, तुमुन देखिए इसमें दिया हुआ है, तुमुन में क्या शेष दिखता है आपको? तुम शेष दिखेगा या तुम शेष दिखेगा? दोनों में से कोई एक दिखेगा, तो ये हो जाएगा तुमुन। देखिए घई प्रत्यय, घई प्रत्यय आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि यह जुड़ता नहीं यहाँ पे। ये तो प्रत्यय, जब आप समास प्रत्यय और ये क्या बोलते हैं, आप प्रत्याहार पढ़ेंगे, प्रत्याहार में जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, तो ये घई प्रत्यय आपको नहीं मिलेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है? एक तो त्वा बचेगा, दूसरा ट्वा बचता है। ठीक है, आपको यदि त्वा या ट्वा शब्द के अंत में दिख रहा है, इसका मतलब है कि कौन सा प्रत्यय है? तो अक्त्वा प्रत्यय है। अनीयर में क्या दिखेगा? अनीयर में आपको अनीय, शब्द के अंत में आपको अनीय दिखेगा या फिर अणीय दिखेगा। क्या दिखेगा? अणीय दिखेगा। ठीक है, ये पूरा दिखेगा, हलंत नहीं रहेगा। तो अनीय, अनीयम, अनीय कुछ भी दिख जाए आपको, लेकिन अनीय या अड़ी मिल रहा है तो अनीयर प्रत्यय है, धातु में जुड़ा मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ल्युट, ल्युट का मतलब यह शब्दों में या शब्द में जुड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें अनम मिलता है। क्या मिलता है? अनम मिलेगा या फिर आपको अणम शेष मिलता है। शब्द के अंत में आपको यही जुड़े हुए मिलेंगे। अगर शब्द के अंत में अनम मिला या अणम मिला, जैसे व्याकरणम, व्याकरणम मिला, व्याकरणम में अणम मिला, इसका मतलब है ल्युट प्रत्यय है।
ठीक है। तो इस तरह से आप पठनम, पठनम, तो इसमें भी लुट प्रत्यय होगा, पठनम, नम मिल रहा है, ठीक है। जब अनम मिल रहा है इसका मतलब है कि लुट प्रत्यय है। लेप प्रत्यय क्या होता है, तो देख लीजिए लेप प्रत्यय में, लेप प्रत्यय आपको वहाँ लास्ट में या शेष मिलेगा। क्या शेष मिलेगा, या शेष मिलेगा। लेकिन इसकी समस्या क्या होती है, इसमें पहले आपको उपसर्ग मिलेंगे, पहले आपको क्या मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा, फिर धातु मिलेगी, फिर धातु मिलेगी, धातु के बाद या जुड़ा हुआ मिलेगा। इसमें ये पहचान होती है। या आपको यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि देखिए इसमें या है लेकिन उपसर्ग है, ठीक है। तो इतने शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और बाकी अगर नहीं देखे हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख लेंगे जिसमें मैंने व्याकरण सार संग्रह करवा दिया है पूरा, मतलब एक ही गागर में सागर, एक ही वीडियो में पूरा व्याकरण करवा दिया है। उसको आप जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके मेन जो हैं, मेन प्रत्यय यही हैं, मेन प्रत्यय यही हैं, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगर एक और बन गया ड़ौल प्रत्यय, ड़ौल प्रत्यय आपको मिल गया, कहीं शब्द के अंत में आपको, कहीं शब्द के अंत में अकह मिल जाए, क्या मिल जाए, अकह मिल जाए। तो जैसे होता है ना कारकह, क्या है, कारकह, कारकह में देखो आपको क्या मिल रहा है, अकह मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसमें क्या है, ड़ौल प्रत्यय है, ठीक है। गायकह, गायकह आपको मिल रहा है, अकह प्रत्यय मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें क्या हो जाएगा, ड़ौल प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, ड़ौल प्रत्यय। कायकः, गायकः, कारकः, नाविकः, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ड़ौल प्रत्यय मिलेगा जिसके अंत में आपको अकह मिल जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न आपके सामने कहाँ से है, ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक सचेतनाया अधिकेन संबंधः अस्ति। ध्वन्यात्मक से सचेतना से अधिक संबंध रखता है। कौन रखता है अधिक संबंध, ध्वन्यात्मक चेतना से, ध्वन्यात्मक चेतना से। अब देखिए संभाषण, संभाषण भी जो आपका होता है ये ध्वन्यात्मक के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे सटीक जो आंसर आपका बनेगा ध्वन्यात्मक सचेतना, जहाँ पे बात होगी यहाँ पे सचेतन नहीं, संभाषण में आपको सचेतन और अचेतन दोनों मन से आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको सचेतन मन की बात आ जाए, सचेतना की बात आ जाए, चेतन की बात आ जाए, तो वहाँ पे आपका पठन कौशल आएगा। कौन आएगा, पठन क्षमता का विकास होगा। पठन क्षमता के साथ, पठन क्षमता के साथ की बात आ जाए तो ये है आपका ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक सचेतना की बात कहाँ पे आती है, तो वह आती है पठन क्षमता में। तो पठन क्षमता यहाँ पे आपका यह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वर्ड की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ये सब आपको टेट में पूछता है, इसमें नहीं पूछता है। इसमें अगर पूछेगा भी तो आपका इसमें मिलेगा नहीं, आपका जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। वह आपको जहाँ से पूछना है उतना हमने आपको पढ़ा दिया है, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सब पर आधारित हूबहू प्रश्न नहीं मिलते सीटेट में। सीटेट में आपको थोड़ा सा घुमाकर मिलते हैं, जो हम लोग व्याख्या करते हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न मिल जाते हैं। तो व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ती है इसमें सीटेट में। टेट में तो आपका हूबहू प्रश्न मिल जाता है, लेकिन सीटेट कभी हूबहू प्रश्न नहीं देता है। सीटेट में थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न दे देता है। थोड़ा सा घुमाने का मतलब जो व्याख्या की जाती है उसको समझने की ज़रूरत होती है और आपको एकाग्रचित होने की ज़रूरत होती है, क्लास में रुचि बनाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह लास्ट है, आपका लास्ट डे है। लास्ट डे है तो आपके मन में यही चल रहा होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। तो इसमें आप मत उलझिए, आप बस रिवीजन करके फ्रेश माइंड से अपना पेपर दीजिए और क्लियर कीजिए। आसानी से क्लियर होगा यदि आपने पढ़ा होगा तो। चलिए, विद्यार्थिनः भाषायाः व्यवहारस्य निम्नलिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकलनार्थ। आकलन में देखिए, आकलनार्थ व्यवहारस्य आकलनार्थम, यहाँ देखिए आकलनार्थम जो था ये वाला शब्द आपका भाषायाः व्यवहारस्य आकलना, यहाँ देखिए आकलनार्थम, तो आकलन करना, जांच करना, आंकना,
जांच करना या आंकना, आंकने की बात हो रही है, आकलन करने की बात हो रही है भाषा व्यवहार की, किसके? बालक के भाषा व्यवहार की। तो सबसे अच्छा इसमें कौन सा पड़ता है? तो इसमें सबसे अच्छा आपका क्या पड़ेगा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बारे में अब आप जान लीजिए। पोर्टफोलियो जो होता है यह छात्र और शिक्षक दोनों का आकलन करने में मदद करता है, दोनों के आकलन में सहायता प्रदान करता है। कौन? ये पोर्टफोलियो। इसमें आपका छात्र का भी आकलन कर सकते हैं प्लस शिक्षक स्वतः का आकलन भी करता है। शिक्षक क्या करता है? स्वतः का आकलन करता है, यानी कि ऐसे आ जाए तो उभयता की बात आ जाएगी, उभय की बात आ जाएगी कि दोनों का भी आकलन होता है। यहाँ पे अगर शिक्षक की नहीं करे तो छात्र का भी आकलन हो जाएगा, और यहाँ शिक्षक का आकलन, दोनों का आकलन हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आपको प्रश्न पूछे तो बस आप इतना समझिएगा, पोर्टफोलियो द्वारा शिक्षक और छात्र दोनों के भाषा व्यवहार का आकलन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इसमें पत्र बनाया जाता है, इसमें डायरी बनाई जाती है, इसमें डायरी बनाई जाती है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चा कितना जानता है, बच्चा कितना जानता है, बच्चा पहले से कितना जानता है, उसमें कमियां क्या है, क्या समस्याएं आ रही हैं उसे सिखाने में। फिर उसके बाद उसकी तुलना करके क्या किया जाता है? उसमें परिमार्जन किया जाता है, उसमें परिमार्जन किया जाता है, सुधार किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? बच्चे की कमियों में, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, बच्चा कितना सीखा है, उसमें क्या किया जाता है? परिमार्जन किया जाता है, सुधार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से डायरी बनाई जाती है उसके ज्ञान की। क्या बनाई जाती है? डायरी या पत्र बनाया जाता है। इसी के अनुसार जब लास्ट में आकलन किया जाता है बच्चे का, तब वहाँ पे शिक्षक का भी आकलन होता है। जब बच्चे का आप लास्ट में आकलन करते हैं सिखाने के बाद, पत्राधान को देखने के बाद, पोर्टफोलियो को देखने के बाद, पोर्टफोलियो को देखने के संचयिका, इसे संचयिका भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? संचयिका भी कहते हैं, एकत्रीकरणम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसका और भी नाम है, संचयिका है। इसका नाम क्या है? तो संचयिका, संचयिका, इसका नाम संचयिका भी है, इसका नाम एकत्रीकरणम भी है। एकत्रीकरणम, एकत्रीकरणम का मतलब बच्चे की जानकारियों को एकत्र करना, बच्चे की जानकारियों को एकत्र करना, उसके बाद ही तो आप आकलन करेंगे। तो ये देखिए सारी जानकारियां पोर्टफोलियो के बारे में आपके सामने आ गई हैं। तो इतनी जानकारी आप रखिए, इससे बाहर पेपर में जाएगा ही नहीं। बस आप समझिए, समझ विकसित कीजिए, अपनी सृजनात्मक कौशल कीजिए, सृजनात्मक कौशल का विकास कीजिए। आप रटंत विद्या मत कीजिए। रटंत विद्या से भी एक प्रश्न आपका लिया गया है, हमने जोड़ा है आज, वो मिलेगा अभी आपको बाद में। भाषायाः अधिगमस्य कृते न महत्वपूर्णम। भाषा अधिग्रहण में, देखिए भाषा के अधिगम में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये भी देखिएगा। प्रश्न अब यहीं पे उलझा देता है, नास्ति या न करके प्रश्न उलझा देता है। नहीं है। महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? बच्चे में आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक होता है। बच्चे में अधिगम के प्रति प्रवृत्ति उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्रवृत्ति अच्छी होनी चाहिए, यह भी होना चाहिए। बच्चा प्रोत्साहित होना चाहिए, बच्चा उत्साहित होना चाहिए सीखने के लिए। सीखने के लिए कैसा होना चाहिए? उत्साहित होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए बच्चा क्लास में रुचि ले, बच्चा क्लास में क्या ले? रुचि ले। बच्चा स्वतः ही सक्रिय हो क्लास में, बच्चा क्लास में कैसे हो? सक्रिय हो। बच्चा क्लास में अंतःक्रिया करके सीखे, अंतःक्रिया करके सीखे, सारे के सारे अंतःक्रिया करके सीखे। जितने भी शब्द आज मैं लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पर, जितने भी शब्द मैं आज व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा वह। तो सारे के सारे कीवर्ड ही तो बन रहे हैं, सारा का सारा शब्द कीवर्ड है आपका, एक भी शब्द मैं अन्यथा नहीं बोलूंगा इसमें। चलिए तो देखिए इसमें कौन सा नहीं होगा, कौन सा महत्वपूर्ण? अनुवाद की बात कहाँ से आ जाती है? बच्चा भाषा का अधिगम कर रहा है, भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे आप अनुवाद की बात कर रहे हैं। अनुवाद बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। बाकी सब के सब उसके क्या होते हैं? महत्वपूर्ण अंश होते हैं। किसके? भाषा अधिगम के। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। तो अगला प्रश्न है, छात्राणां कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री चिनोतुम। अध्ययन
छात्र अध्ययन अध्यापन करते समय एक अध्ययन सामग्री चुनता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल चुनता है, वह कैसा होना चाहिए? वह महंगा नहीं होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए? वह महंगा नहीं होना चाहिए। पहला उत्तर है, पहला विकल्प है आपका, वह सामग्री छात्र स्वयं निर्माण कर ले, छात्र स्वयं निर्माण कर ले, ठीक है। और सा सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत तस्या संगठित रूपेण उपयोगम क्रियते, यही आपका समीपम विप्राया। देखिए सारे के सारे उत्तर इसमें सही हैं। सर्वतो महत्वपूर्ण पूछा है उसने, यही तो सीटेट की क्वालिटी होती है, यही सीटेट का गुण होता है। वह आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को टच करता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड को क्या करता है? टटोलता है कि आप कितना अपने प्रेजेंट्स ऑफ माइंड का प्रयोग करें, अपने माइंड को कितना प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है? सर्वतो महत्वपूर्ण। देखिए सबसे पहले जो अध्यापन सामग्री हो बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, यह भी सही था, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। और छात्र स्वयं से निर्मित कर ले तब तो बहुत अच्छी बात है, छात्र स्वयं से निर्मित कर ले बहुत अच्छी बात है। छात्र के बाजार में आसानी से मिल जाए, छात्र के बाजार में आसानी से मिल जाए, यह भी सही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या आ गई कि देखिए सामग्री संदर्भानुकूल हो, जो उसका विषय हो उसके संदर्भ के अनुकूल हो और संगठित रूप से उसका उपयोग किया जा सके, संगठित रूप से उसका उपयोग किया जा सके। तो यह आपका जो आंसर है आपका सबसे सटीक आंसर है कि संदर्भ के अनुकूल हो और उसका संगठित रूप से उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका सबसे सटीक उत्तर हो गया। तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। बाकी सभी सत्य हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हो गया वह आपका सी ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति। विद्यार्थी भाषा का अधिग्रहण करता है, कैसे करता है उसको देखना है। विद्यार्थी भाषा का अधिग्रहण, अधिग्रहण की बात आए तो भाषा का अधिग्रहण मैंने आपको बता रखा है कि भाषा का अधिग्रहण यही अर्जन कहलाता है, भाषा का अर्जन कहलाता है। बच्चे में जन्मजात शक्ति होती है भाषा अर्जन करने की, भाषा अर्जन करने की जन्मजात शक्ति होती है और वह एक डिवाइस लेकर उत्पन्न होता है, पैदा होता है। कौन सा? LAD नामक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कौन सा? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यह डिवाइस के साथ वह पैदा होता है, इसीलिए उसको भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आती है। सहज रूप से ही भाषा को सीख लेता है बच्चा, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से और आराम से बच्चा क्या करता है? सीख लेता है। किसको? तो अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को, भाषा का अधिग्रहण कर लेता है। यहाँ देखिए अधिग्रहण लिखने का मतलब ही होता है अर्जन करना, अधिग्रहण का मतलब ही होता है अर्जन करना, एक्विजिशन का मतलब ही होता है अधिग्रहण, एक्विजिशन का मतलब ही क्या होता है? अधिग्रहण। यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आए तो इसका मतलब आप अंग्रेजी में देख लीजिएगा, अंग्रेजी देखिए या हिंदी देखिए, बस आपको इसका समझ में आना चाहिए। और ये जो साहजिक प्रक्रिया का सिद्धांत है ना, साहजिक या स्वाभाविक सिद्धांत है, भाषा का साहजिक सिद्धांत है, यह आपका किसने दिया है? तो नाम चॉम्स्की जी ने दिया है। यह नाम आप मत भूलिएगा, यह नाम आप मत भूलिएगा। अगर आप भूल गए तो पेपर के बाद आप पछताएंगे हमारी बातों को सोच सोच कर। नाम चॉम्स्की ने दिया था। तो चलिए चलते, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फिर तस्य भाषायाः प्रयुक्त संस्कृत विषय की बात ही नहीं। अब देखिए मैंने तो उत्तर ही वहाँ दे दिया है, साहजिक स्वाभाविक। साहजिक यहाँ पे आपको ऐसे ही दिया है। विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना, साहजिक रूप से आदान प्रदान करता है बच्चा भाषा की, तो आदान प्रदान। वातावरण, वातावरण का मतलब क्या हो गया? आपके पर्यावरण से जुड़ गया, पर्यावरण से जुड़ गया और पर्यावरण से ही बच्चा क्या करता है? अनुकरण करके सीखता है अपनी भाषा, मातृभाषा को, अनुकरण करके सीखता है अपनी मातृभाषा को, नकल करके सीखता है। नकल करने की बात आ जाए भाषा अधिग्रहण में तो नकल करके सीखता है, ठीक है, अनुकरण करके, नकल करके।
या स्वाभाविक रूप से आपका भाषा अधिग्रहण से इससे ज़्यादा तो बनेगा ही नहीं। चाहे वह हिंदी में बन जाए, चाहे आपका साइकोलॉजी में बन जाए, चाहे आपका संस्कृत में बन जाए, इससे ज़्यादा बनेगा ही नहीं 100% गारंटी के साथ। इसीलिए कह रहे हैं कि इसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। तो उत्तर आपका कौन सा बन गया? साहजिक आपको सीधे सीधे ट्रिक मिल गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? तो का सा पद्धति यस्या व्याकरणानि नियम अनुपरिप्रधाने अनंतरेण तदा च उन उदाहरण ददाति। ये देखिए, तो इसमें आपको मैं 2 नियम बताया था। दोनों नियम आप जानते ही हैं। पहले तो निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है? इसमें पहले सूत्रों या नियमों के द्वारा, नियमों या सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। सूत्रों की परिभाषा, पहले यहाँ पे क्या परिभाषा की बात कर लिया जाए, नियम की बात कर ली जाए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद उदाहरण दिया जाता है उन पर, इसके बाद उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक व्याकरण अनुवाद विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि में तो आपको जो तथ्य पढ़ाया जाता है, विषय जो पढ़ाया जाता है, उसका अर्थ बताते हुए भी व्याकरण बताते चलना, यह होता है व्याकरण अनुवाद विधि। यह होता है क्या? व्याकरण अनुवाद विधि। जो विषय आपको मिला है, जो तथ्य आपको मिला है, जो अंश आपको मिला है, उसको पढ़ाते हुए उसका व्याकरण अनुवाद करना, व्याकरण कंठस्थ करवाते चलना ही व्याकरण अनुवाद विधि कहलाता है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, आपको बच्चे के समक्ष जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसके समक्ष उपस्थित होकर उनकी वस्तुओं को, उनकी अध्ययन सामग्रियों को उपस्थित करके पढ़ाना ही डायरेक्ट मेथड कहलाता है। उनके समक्ष उपस्थित होकर पढ़ाना ही डायरेक्ट मेथड कहलाता है। आगमन विधि क्या होता है? देखिए, अब यही आगमन और निगमन विधि है। इनमें नियम, सूत्रों और परिभाषाओं को पहले किया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। लेकिन आगमन विधि होता है, इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद नियम सूत्र पढ़ाए जाते हैं। नियम सूत्र या परिभाषा पढ़ाई जाती है किसमें? तो ये हो गया आपका आगमन विधि में। तो ये आपका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे हम आपको वर्ड पढ़ाएं, वर्ड पढ़ाने में पहले वर्ड की परिभाषा पढ़ा दें, फिर उसके बाद क ख ग उदाहरण देकर पढ़ाएं। तो उदाहरण देना, पहले नियम पढ़ाया फिर उदाहरण। निगमन, निगमन हमने पहले ही बताया, नि से नियम होता है, नि से नियम होता है। पहले नियम देना फिर उदाहरण देना, फिर आगमन में आइए तो आगे उदाहरण फिर नियम। आप ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो इतना ही जानना इसमें आपके लिए आवश्यक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं, माफ़ कीजिएगा। हाँ, शिक्षकेण पृष्ठेषु, शिक्षक की पृष्ठभूमि से अधोलिखितेषु अधोलिखित प्रश्नेषु क प्रश्न कक्षाया बहुभाषिकतावादा प्रश्नोत्तर। अब यहाँ बहुभाषिकता की बात आ गई। बहुभाषिकता में मैंने बार बार आपको बताया है, कितनी बार आपको बताया है कि बहुभाषिकता की बात आए तो वह एक संसाधन का प्रयोग होता है। बहुभाषिकता एक संसाधन का, एक से अधिक भाषा का प्रयोग करके पढ़ाना एक संसाधन का कार्य करता है। और जहाँ संसाधन का कार्य करता है, इसका मतलब है कि बच्चे के लिए सर्वतोपयोगी होगा, सर्वतो महत्वपूर्ण होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण की बात इसमें क्या है। ये तो इसमें ये देखिए, पालित पशु का नाम, फिर उसके बाद अक्षराणि का नाम, वायु प्रफुल्लानि, गेंद फुलाने, आपका गुब्बारा फुलाने से कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपका स्व, देखिए स्व की बात आई है। स्वतः ही बच्चा, स्वतः बच्चे को स्वतः अवसर प्राप्त हुआ, यहाँ पे स्वतः अवसर प्राप्त हुआ है। तो यहीं से आप उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन अभी इसका उत्तर बता रहे हैं हम। स्वभाषाया, अपनी भाषा में साग सब्जियों के नाम लिखे बच्चा, बच्चा अपनी भाषा में साग सब्जियों का नाम लिखे तो उसका स्व, उसके सृजनात्मक या उसके जो अपसारी चिंतन का विकास होगा। किसके? अपसारी चिंतन का विकास होगा बच्चे के। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि बच्चा, एक बच्चा आलू सोचेगा सब्जी का नाम, तो दूसरा पालक सोचेगा साग का नाम। तो इस तरह से साग सब्जियों के नाम वह अलग अलग सोचेंगे, यानी कि उनके अपसारी चिंतन का विकास। सबका उत्तर अलग अलग आएगा इसमें,
सबका उत्तर अलग अलग आने का मतलब यही होता है दोस्तों कि बच्चा अपसारी चिंतन कर रहा है, बच्चा खुले अंत वाले प्रश्नों को पाया है और उसमें अपसारी चिंतन करेगा। तो खुले अंत वाले प्रश्न भी सहायक होते हैं, अपसारी चिंतन भी सहायक होता है, साथ ही साथ बहुभाषिकता का अवसर देना भी बच्चे को, यह भी संसाधन का कार्य करता है। तो कितनी भाषाएं होती हैं तो यह आपको अभी आगे बताएंगे, आगे उस पर हमने आधारित प्रश्न लिया हुआ है। हमने भाषा शिक्षण पर तो पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया है, आज व्याकरण भी आपको कर दिया है। चलिए, प्रारंभिक बालानां शिक्षिका चित्रांकन रंगन कार्य च कर्तुं प्रोत्साहयति। तो चित्रांकन का कार्य, चित्र में रंग भरने का कार्य, चित्र में रंग भरने का कार्य दे रही है बालक को शिक्षिका, प्रोत्साहित कर रही हैं। तो इससे उसके क्या होता है, किसका विकास होता है उसके, तो सूक्ष्म मोटर कौशल विकास करोति, सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास होता है, बच्चे के सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वह रंग बिरंगे कार्यों को देखकर आकर्षित होता है। वह जरूरी नहीं है कि सही रंगे, लेकिन वह रंगने के कार्य को समझता है कि हमें रंगना है, यहाँ पे रंग भरना है। वह टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को खींचता है, तो वह सूक्ष्म मोटर कौशल होता है उसका, वह उसका क्या होता है, सूक्ष्म मोटर कौशल होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका उत्तर, सूक्ष्म मोटर कौशल, सूक्ष्म मोटर कौशल। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें लेखन कार्य भी होता है, इसमें लेखन का कार्य होता है, बच्चे को लेखन का कार्य सूक्ष्म मोटर कौशल द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, उनकी उंगलियों को सही से कलम पकड़ना, सही से अपने हाथों का प्रयोग करना, कितनी उंगलियों से पेन पहले देखिए बच्चा ऐसे पकड़ता है कलम, फिर उसके बाद ऐसे सभी उंगलियों से पकड़ता है इधर उधर, लेकिन उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है, तो उसके सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास किया जाता है, छोटे छोटे अंशों का विकास किया जाता है सूक्ष्म मोटर कौशल में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नों, भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न क्या होता है। तो आप देखिए भाषा कौशल में कितने कौशल आते हैं, तो भाषा कौशल सबसे पहले आप क्या देखेंगे, तो भाषा कौशल ही देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या देख लीजिए, भाषा कौशल देख लीजिए कि भाषा कौशल क्या होता है। तो भाषा कौशल, तो भाषा कौशल, भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये मैंने बार बार आपको बताया है। एक श्रवणम होता है, एक क्या होता है, श्रवणम, श्रवणम के बाद क्या होता है आपका LSRW से आप समझ जाइएगा तुरंत, LSRW, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका भाषणम, इसके बाद क्या हो जाएगा भाषणम, भाषणम को वाचनम भी कहते हैं, भाषणम को क्या कहते हैं, वाचनम भी कहते हैं। और उसके बाद आर का मतलब पठनम, पठनम का मतलब रीडिंग, पठनम का मतलब रीडिंग। और उसके बाद डब्लू का मतलब क्या होता है, लेखनम, लेखनम का मतलब लिखना। तो अब बताइए, यही इनका क्रम होता है, यही इनका क्या होता है, क्रम होता है। इनका क्रम भी पूछ लेता है दोस्तों, इनका क्रम भी पूछ लेता है। तो मैं आपको बार बार कई प्रैक्टिस सेट में यह बता चुका हूँ, भाषा कौशल पढ़ाते समय, भाषा शिक्षण पढ़ाते समय भी आपको यह बता चुका हूँ। कितनी बार बताऊँगा आपको कि पहला कौशल यह है, दूसरा कौशल यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है। तो यह आपके भाषा कौशल हैं, ये क्रमिक रूप से हैं, क्रमिक रूप से पहले बच्चा सुनने का कार्य करता है, फिर बोलने का कार्य करता है, फिर पढ़ने का कार्य, उसके बाद लिखने का कार्य शुरू करता है। और इस तरह से इसमें पूछा गया है कि अध्ययन के समय में वह कौन सा प्रयत्न है जो अंतिम होता है, अंतिम प्रयास में कौन आ गया, तो आपका लेखनम आ गया। लेखनम कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है दोस्तों, ये हो गया आपका। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रहणात्मक कौशल कौन होता है, कौन होता है ग्रहणात्मक कौशल। तो आपके ये नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये जो तीर लग गई गलत लग गई है, ये आपके माफ़ कीजिएगा यार, कहाँ से, हाँ ये देखिए, ये दोनों आपका श्रवणम और पठनम, श्रवणम और पठनम जो है यह ग्रहणात्मक कौशल है या अवबोधनात्मक कौशल है। कौन सा, अवबोधनात्मक कौशल है, अवबोधन कौशल है, या इसी को अर्जनात्मक कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जनात्मक कौशल भी कहते हैं। हम बार बार आपको रिपीट करवा रहे हैं, क्यों रिपीट करवा रहे हैं, ताकि पेपर में आपका यहाँ से प्रश्न कहीं से भी बने तो आप कभी भी उसको भूलिएगा मत, अपना छोड़ के मत आइएगा दोस्तों, सारे प्रश्न करके आइएगा, हमारा यही उद्देश्य है आपके लिए। तो उसके बाद ये देखिए, ये है अव्यक्तात्मक कौशल, अव्यक्तात्मक, व्यक्तात्मक कौशल,
अव्यक्तात्मक कौशल मतलब कि हम अपने, अब इसके बाद एक और लिख देते हैं, हाँ अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक के बाद आप समझिए अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्ति कौशल जिसे कहते हैं, अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कौन से कौशल हैं जिनके द्वारा हम किसी के भावों या विचारों को ग्रहण करते हैं। तो आपका सुनना और पढ़ना, किसी की बातों को सुनकर या लिखे हुए तथ्य को पढ़कर हम क्या करते हैं, किसी के भावों को, किसी के विचारों को ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सुनकर या पढ़कर दो ही होते हैं जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान करते हैं, अर्जन करते हैं उसके भावों का। तो ये हो गया आपका श्रवणम और पठनम। उसके बाद अपने भावों को हम व्यक्त कैसे करते हैं, तो अपने भावों को हम देखिए, हम जो बातें आपको कह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो बोलकर ही तो समझा रहे हैं, भाषण करके, वाचन करके, बोलकर ही तो समझा रहे हैं। जब बोलकर समझा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपने वाणी को व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं आपके समक्ष, ठीक है। तो प्रकट कैसे कर सकते हैं, एक तो बोलकर, दूसरा लिखकर। देखिए अगर हम बोले नहीं, आप देखते रहिए, अगर हम लिख दे रहे हैं तब भी आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो लिख कर या बोलकर, ये होते हैं आपके भाषा कौशल। भाषा कौशल आपके सामने हो गए। अब सुनने का क्या अर्थ होता है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर किसी के भावों को ग्रहण करना, श्रवण कौशल का उद्देश्य। भाषण कौशल का, किसी को अपनी भाषा का व्यक्त करवाना, अपने भावों या विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करना, भाषा कौशल का उद्देश्य होता है। उसके बाद भाषण कौशल का उद्देश्य होता है। पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, पठित्वा, लिखे हुए तथ्य को पढ़कर उसका अर्थ समझना, पठन कौशल का उद्देश्य होता है, ठीक है। लेखन कौशल क्या होता है, लेखन कौशल का उद्देश्य, लेखन कौशल का उद्देश्य यह होता है कि अपने भावों को अच्छे तरीके से लिपिबद्ध करना, अपने भावों को अच्छे तरीके से क्या करना, लिपिबद्ध करना, लिख देना ही लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई, इससे अब आपका कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। रटन अभ्यास कारणेन, रटन अभ्यास के कारण बच्चे में किस कौशल का, किस विकास की क्षति होती है, किस विकास की, बच्चे के किस विकास की, किस कौशल की क्षति होती है रटने के कारण। तो रटने से बच्चे में, तो देखिए यहाँ पर ते अध्ययनों पर समुचित ध्यानम दातुम आसक्त भवन्ति। तो अगर बच्चे में आप रटन कौशल का विकास करवा रहे हैं तो वह आपकी कक्षा में ध्यान क्यों देगा। बच्चे में आप रटन कौशल का विकास करवा रहे हैं तो वह आपके कक्षा में क्यों ध्यान देगा। वो तो यही कहेगा ना कि मैं रट कर सीख लूँगा, रट कर मुझे याद हो जाएगा। आपकी क्लास में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न करेगा। पहले तो उसका मन एकाग्र नहीं होगा, वहाँ पे एकाग्रता नहीं होगी बच्चे में एकाग्रता नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, वह क्लास में सक्रिय नहीं होगा, क्लास में सक्रिय नहीं होगा, क्लास में रुचि नहीं लेगा, क्लास में रुचि नहीं लेगा, ठीक है। क्लास में ध्यान, एकाग्रता हो गई, क्लास में ध्यान नहीं दे पाएगा, आपकी बातों को ध्यान नहीं दे पाएगा, आपकी बातों का भी ध्यान नहीं देगा। तो इतनी सारी बातें। अब बच्चे को आप डांट भी नहीं सकते, डांटना भी आपका क्या है, नकारात्मक कौशल है। डांटना, पीटना, मना करना, बच्चा कुछ पूछे तो उसको मना करना, बच्चे को हतोत्साहित करना, बच्चे को हतोत्साहित करना, उत्साहित नहीं, हतोत्साहित करना, बच्चे को कमरे से बाहर करना, कमरे से बाहर करना, बच्चे के माता पिता से शिकायत करना, बच्चे के माता पिता से शिकायत करना, बच्चे के माता पिता, अच्छा 2 बार पिता हो गया, से शिकायत करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी नकारात्मक हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नकारात्मक हैं। ये आप याद रखिए, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं बच्चे के साथ। तो बच्चे को रटन अभ्यास दे क्यों रहे हैं, बच्चे को रटन अभ्यास का मौका ही ना दीजिए। आसक्त हो जाता है वो ध्यान देने में, आसक्त का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाता है। तो यह भी एक क्या है, अधिगम अक्षमता है, ADHD, अटेंशन डिसऑर्डर है। ADHD एकाग्रता में कमी, एकाग्रता में कमी आना, एकाग्रता में कमी आना, यह भी एक क्या है,
रोग है बच्चे का, ADHD एक विकार है, ADHD अटेंशन डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये भी एक कमी हो जाएगी बच्चे में। तो आप क्या करेंगे, रटन विकास का अवसर ही नहीं देंगे। बच्चे को जितना हो सके व्यवहार से समझाइए, व्यवहारिकता से समझाइए, बच्चे को जितना हो सके सहायक सामग्रियों से सिखाइए। बच्चा जिस तरह से सीखना चाह रहा है उस तरह से सिखाइए। व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सिखाइए, बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए सिखाइए, बच्चे की रुचि को ध्यान में देते हुए सिखाइए, बच्चे की सक्रियता को ध्यान में देते हुए सिखाइए। बच्चा यदि कविता पाठ से सीख रहा है तो कविता से सिखाइए, कहानी से सीख रहा है कहानी से सिखाइए, नाट्य सहयोग से सीख रहा है नाट्य सहयोग से सीख रहा है तो नाट्य सहयोग से सिखाइए। जिस तरह से बच्चा सीखने का प्रयास करे उस तरह से सिखाइए। इस तरह से मैंने जितने भी नाम लिए, जितने भी शब्द बोले हैं, वह सारे के सारे शब्द आपके सकारात्मक शब्द हैं। ये मैंने नकारात्मक शब्दों को लिख दिया है। तो इसमें से सबसे अच्छा उत्तर कौन सा हो गया, बी हो गया दोस्तों। चलिए अगले पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलें। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है आपका, भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थ कस्योपरि बलम देयत। भाषा के निरंतर विकास में समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है। समग्र मूल्यांकन, समग्र रूप से मूल्यांकन करना, बच्चे को समग्र रूप से आंकना किस पर बल दिया जाता है। तो आइए, शुद्ध उच्चारण पर नहीं, शुद्ध उच्चारण से सिर्फ उसके पठन कौशल का विकास होगा। तो फिर विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगा, तो ये भी छोड़ दीजिए। उत्तम शब्दावली से उसका सिर्फ शब्दावली का होगा। परियोजना कार्य से भी उसका सिर्फ क्या होगा, एक ही कौशल का विकास होगा। यहाँ पे समग्र मूल्यांकन की बात की जाए तो विभिन्न संदर्भों में, मैंने कहा ना, जहाँ पे विभिन्न रूप से बच्चे की बात आ जाए, बच्चे में सीखने की विभिन्नता से बात आ जाए, विभिन्न रूप से बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पे संदर्भ में भाषा प्रयोग, देखिए सामर्थ्य हो रहा है, बच्चे की शक्ति, सामर्थ्य, बच्चे की शक्ति का प्रयोग हो रहा है, बच्चे के सामर्थ्य का प्रयोग हो रहा है। यही तो उसका क्या होता है, यही तो उसका की पॉइंट होता है कि बच्चे को सिखाने का प्रयास कर रहा है, बच्चे को स्वतः रूप से सृजनात्मक कौशल के द्वारा सिखाने का प्रयास, बच्चे के भावों विचारों को प्रकट करने का प्रयास जहाँ पे हो, अवसर प्रदान करने का प्रयास जहाँ पे हो, बच्चे को सीखने का प्रयास जहाँ पे कराया, सिखाने का प्रयास जहाँ पे कराया जाए, तो वही उसका क्या होता है, वही उसका सबसे अच्छा उत्तर होता है। ये देखिए इसमें भी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का सामर्थ्य, यही उसका समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। तो अगला प्रश्न है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता जानते ही हैं दोस्तों, बहुभाषिकता को सबसे पहले कक्षा में क्या जाना जाता है, कक्षा में बहुभाषिकता को त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। किससे, त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है, त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। और त्रिभाषा सूत्र का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कोठारी आयोग ने, कोठारी आयोग के माध्यम से, कोठारी आयोग के माध्यम से, कोठारी आयोग में 3 भाषाओं का क्या किया गया था, संकलन किया गया था। एक होती है मातृभाषा, एक होती है पहली जो सबसे अनुकूल होती है, तो ये मातृभाषा होती है। बच्चे को मातृभाषा में जितना आप सिखा सकते हैं उतना किसी और भाषा में नहीं सिखा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा में सिखाने का प्रयोग कीजिए, उसके बाद किसी अन्य भाषा में सिखाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मातृभाषा, फिर उसकी हो जाएगी प्रादेशिक भाषा, उसकी प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का क्या मतलब हुआ, प्रादेशिक भाषा का मतलब आप हिंदी से लगा सकते हैं, हिंदी से लगा सकते हैं। ठीक है, पहले उसकी प्रांतीय भाषा, पहले उसकी कौन सी भाषा, प्रांतीय भाषा, उसके बाद प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा। तीसरे नंबर पर आएगा आपका, तीसरे नंबर पर आएगा आंग्ल भाषा। अब आंग्ल भाषा में आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो बाहरी भाषा हो उसकी, जो उसने बाहरी भाषा का प्रयोग किया हो, आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा में आपको अंग्रेजी, हमारी बात करें तो हमारे लिए अंग्रेजी है आंग्ल भाषा, हमारे लिए अंग्रेजी है, उर्दू है, ये सब क्या है, आंग्ल भाषाएं हैं। और हमारे लिए मातृभाषा कौन सी है, तो मातृभाषा हमारी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में भोजपुरी है, और हमारे क्षेत्र में प्रादेशिक भाषा हिंदी है, और हमारे क्षेत्र में आंग्ल भाषा कौन है, तो अंग्रेजी है। इस तरह से ध्यान देंगे, आपकी मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, प्रांतीय भाषा,
वो हो जाएगी पहली भाषा तीनों भाषाओं में, दूसरी हिंदी हो जाएगी, तीसरी अंग्रेजी हो जाएगी। यह आपकी तीनों भाषाएं हो गई। तो ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में यदि आ गया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बच्चे को सबसे पहले उसकी मातृभाषा में सिखाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला जो होती है, पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। उसका क्या होता है? परिवार होता है। उसके बाद उसका पास पड़ोस होता है। उसके बाद क्या होता है? उसका पास पड़ोस होता है। ठीक है। और बच्चे की पहली पाठशाला यानी परिवार में ही तो उसकी मातृभाषा यानी कि उसकी माता की भाषा जन्म लेती है। तो माता की भाषा को सीख कर ही मातृभाषा वह सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है। इसी तरह से जब वह अपने परिवार में सीखेगा, परिवार के बाद पास पड़ोस से सीखेगा, पास पड़ोस में भी तो वही भाषा होती है, उसकी मातृभाषा का ही तो प्रयोग होता है, उसकी प्रांतीय भाषा का ही तो प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप जान चुके हैं तो आप पेपर में आसानी से करके आएंगे, सारे प्रश्नों को करके आएंगे दोस्तों। तो इससे हमें लगता है कि आपको कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। जब कोई समस्या आपको नहीं उत्पन्न होने वाली है, बस दोस्तों हमने आपको लिए आज 15 ही प्रश्न रखे थे, लेकिन 15 प्रश्न में हमने आपको पूरा का पूरा भाषा शिक्षण समाप्त कर दिया। बच्चे के जो भाषा कौशल होते हैं, भाषा सिद्धांत होता है, भाषा कौशल होता है, भाषा विकास होता है, भाषा अधिगम होता है, भाषा अर्जन होता है, ये सारी चीज़ों को हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यही हमारी लास्ट क्लास होगी आज की, और इसके बाद आप परीक्षा हॉल में आप पेपर के समक्ष होंगे। तो आप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और आपके लिए सभी परीक्षार्थियों, सभी भावी शिक्षक व शिक्षिकाओं को पहले से ही बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद।